अनुच्छेद 132 पे बात हुई थी और अनुच्छेद 132 पे बात होते हुए एक बात निकल के आई थी कि अनुच्छेद 132 के अंतर्गत आपको इस प्रकार का अधिकार नहीं है कि अगर कोई मामला आपके खिलाफ डिसाइड हो गया तो आप अपील में सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाओ। एक प्रकार का क्वालिफाइड राइट है, यानी हाई कोर्ट अगर सर्टिफिकेट ग्रांट करता है केवल उसी दशा में आपको सुप्रीम कोर्ट के समक्ष अपील प्रस्तुत करने का हक मिलेगा। और अगर अपील आप प्रस्तुत कर रहे हैं बिना हाई कोर्ट के सर्टिफिकेट के तो आपकी अपील निरस्त होगी, यानी हक ही नहीं मिलेगा। यानी यह अधिकार वैसा अधिकार नहीं है जैसा कानून सामान्य तौर पर अपील के संबंध में आपको दे देता है। यहां उच्च न्यायालय अगर सर्टिफाई करता है उस समय जबकि वो अदर प्रोसीडिंग या कोई निर्णय या डिग्री ये पारित करता है कि इसमें कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशन का कोई ऐसा सवाल ये अंतर्निहित है जो सबस्टेंशियल है और जिसको डिसाइड होना चाहिए सुप्रीम कोर्ट से, केवल उसी दशा में आपको अधिकार मिलेगा कि आप उच्चतम न्यायालय के समक्ष अपील प्रस्तुत करो। लेकिन यह अधिकार सिर्फ आपको मिलेगा। कहने का अर्थ यह है कि इस सर्टिफिकेट के देने के कारण से उच्चतम न्यायालय की शक्तियों पर कोई असर आए, अपील की सुनवाई के संबंध में ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। उच्च न्यायालय ने सर्टिफाई कर दिया, लेकिन जरूरी नहीं है कि उच्चतम न्यायालय अभी भी इस अपील को सुने, क्योंकि कोई आवश्यक नहीं है कि उच्च न्यायालय ने जो सर्टिफिकेट जारी किया है वो बिल्कुल ठीक जारी किया है, यानी वाकई उसमें कोई ऐसा सबस्टेंशियल क्वेश्चन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशन ये इन्वॉल्व हो जिसे सुप्रीम कोर्ट के द्वारा डिसाइड होना जरूरी हो। ऐसा कोई जरूरी नहीं है। इसलिए कहा यह गया है कि यहां अपील का हक जरूर आपको मिलता है, लेकिन ये क्वालिफाइड राइट है, ये बिल्कुल वैसा अधिकार नहीं है जैसा विभिन्न विधियों के अंतर्गत आपको अपील के संबंध में प्राप्त हो जाता है। और अगर वहां अपील का अधिकार दिया है तो एज ए मैटर ऑफ राइट आप अपील प्रस्तुत कर देते हैं, जैसा सीपीसीसी सीआरपीसी सीपीसी में आप देखते हैं वहां भी अपील का अधिकार यह दिया गया है। कहां? धारा 96 आदेश 41 वहां अपील का अधिकार है। आदेश 41 में अपील की प्रक्रिया है और धारा 100 सेकंड अपील, द्वितीय अपील, यद्यपि लिमिटेड ग्राउंड्स पर सेकंड अपील ये जाएगी और हमेशा उच्च न्यायालय के समक्ष होगी, ऐसा लिखा है सीपीसी में। लेकिन फिर भी वहां धारा 100 है जो आपको अपील का अधिकार देती है। अगर क्वेश्चन ऑफ लॉ उसमें इन्वॉल्व है तो सेकंड अपील हाई कोर्ट में आ जाएगी। वैसा कोई हक आपको अनुच्छेद 132 में नहीं मिलता है। आप उच्च न्यायालय द्वारा प्रमाणित किए जाने पर अनुच्छेद 132 के अंतर्गत अपील प्रस्तुत कर सकते हैं और प्रमाणित कर दिए जाने के बाद भी सुप्रीम कोर्ट की शक्ति पर कोई विपरीत असर ये बिल्कुल नहीं आता। हां, यह भी हो सकता है कि उच्च न्यायालय को प्रमाणित करना चाहिए था, लेकिन उच्च न्यायालय ने गलती की और प्रमाणित किया ही नहीं, जबकि उसमें कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशन इससे संबंधित सबस्टेंशियल क्वेश्चन विद्यमान था। तो इस दशा में आप अनुच्छेद 132 में नहीं किंतु अनुच्छेद 136 में उच्चतम न्यायालय की अनुमति से उसके समक्ष अपील प्रस्तुत कर सकते हो। यह बात ठीक है। इसका मतलब यह हुआ कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल अपील हैं वे बिल्कुल ठीक वैसी नहीं है जैसी सामान्य तौर पर अपीलें होती हैं।
इनमें कुछ अलग सी विशेषता है और ये ध्यान रखा गया है कि ना तो वहां अपीलों का अंबार लगे और ना ही कुछ महत्वपूर्ण वहां पहुंचने से छूट जाए। इसीलिए कल हम लोगों ने पढ़ा था कि 132 सबसेक्शन 3 था और वही कहता था कि जिसके पक्ष में सर्टिफिकेट जारी हुआ है उसका विरोधी इस बात को लेकर अपील प्रस्तुत कर सकता है उच्च न्यायालय के समक्ष कि इस मामले में कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशन से संबंधित सबस्टेंशियल क्वेश्चन था और वो गलत डिसाइड हुआ, क्योंकि जिसके पक्ष में सर्टिफिकेट है यदि वो जीता हुआ है हाई कोर्ट से, क्योंकि हाई कोर्ट का निर्णय आदेश ये तो मौजूद ही है और निर्णय आदेश का मतलब ही ये हुआ कि फाइनली दैट इशू ऑन विच दे हैव इशूड द सर्टिफिकेट, ठीक है, हैज बीन फाइनली डिसाइडेड बाय देम। नहीं तो निर्णय आदेश आएगा कहां से? अगर उसके पक्ष में, जिसके पक्ष में सर्टिफिकेट है, ये निर्णय और आदेश है, तो हो सकता है वो उच्चतम न्यायालय में अपील करे ही ना। इसलिए अपोजिट जो व्यक्ति है जिसके पक्ष में सर्टिफिकेट नहीं भी है, ये जिसने सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई नहीं किया, सर्टिफिकेट किसको मिलेगा, कैसे मिलेगा, किस के आवेदन पर मिलेगा, क्या प्रक्रिया होगी, ये अभी आ जाएगा 134A उसमें। लेकिन फिर भी संभव है कि ये व्यक्ति जाए ही ना, तो सेकंड पर्सन को भी अपील का अधिकार ये देना पड़ेगा। तो आपका 132 सबसेक्शन 3 ये भी देखा था और ये भी कहा था, वहां कहा 132 के स्पष्टीकरण में कि उस इशू, उस विवाद्यक पर निर्णय, जिस विवाद्यक पर यदि अपीलकर्ता के पक्ष में निर्णय आ गया होता तो संपूर्ण मामले का अंत हो गया होता। यदि ऐसा कोई एक इशू डिसाइड हुआ है, संपूर्ण कार्यवाही पर निर्णय नहीं भी है, तो भी यह माना जाएगा कि निर्णय मौजूद है। ये सारी चीजें हम लोगों ने कल अनुच्छेद 132 में देखी थी। अब अनुच्छेद 133 बात करना शुरू करता है। अनुच्छेद 133 कहता है सिविल कार्यवाही में, अनुच्छेद 133 की जो भाषा है, जो मार्जिनल नोट है, सबसे पहले उसे देख लेते हैं। क्या कहता है? कहता उच्च न्यायालयों से सिविल विषयों से संबंधित, उसने सिविल कार्यवाही नहीं कहा, उसने कहा सिविल विषयों से संबंधित। यह शब्द प्रयोग है और हमने बार बार कहा है कि शब्द अगर कानून में आ गया तो उसका जितना प्रभावी अर्थ निकल सकता है उतने प्रभावी अर्थ उसके निकाले जाने चाहिए। शब्दों के दो प्रकार से अर्थ निकल सकते हैं और यह संदर्भ, विषय और प्रसंग ये डिसाइड करता है कि हमें शब्द का क्या अर्थ लेना चाहिए। शब्दों के अनेकों अर्थ हो सकते हैं, अनेक ढंग से शब्द व्याख्यायित हो सकता है। आप ये कह सकते हैं कि अमुक स्त्री हमारी मां है, ये सब्जेक्टिव एनालिसिस है। आपकी भावना अमुक स्त्री के प्रति मां की है क्योंकि आपका संबंध उस स्त्री से मां का है, ठीक है। तो आप कह सकते हैं, और वो आपसे प्रेम करती, तो आप ये कह सकते हैं कि मां ये हमारी है और ये हमें प्रेम करती है। एक डेफिनेशन ये भी हो सकती है कि जो प्रेम करती है वही मां है। अगर सगी मां भी प्रेम नहीं करती तो वो मां नहीं है। एक डेफिनेशन ये भी हो सकती है। तो ये ऑब्जेक्टिव डेफिनेशन है, वो सब्जेक्टिव डेफिनेशन है। एक डेफिनेशन ये हो सकती है
कि टीचर के पैर छूने चाहिए, और एक डेफिनेशन यह भी है कि जिसके पैर छूने की इच्छा होने लगे बस वही टीचर है, इसके अलावा कोई नहीं टीचर है। इसके अलावा तो टीचर वेशधारी हैं, उन्होंने ड्रेस टीचर की पहन ली है, वो टीचर नहीं है, होना तो कुछ और चाहिए था। एक डेफिनेशन ये हो सकती है कि ये हमारे पिता हैं, ये हमारा संरक्षण करते हैं। एक डेफिनेशन ये हो सकती है जो संरक्षण करता है वही पिता है। तो शब्दों के अलग अलग अर्थ हो सकते हैं, और शब्द का अर्थ निकालने का तरीका ये हमें आना चाहिए। ये प्रसंग में, संदर्भ में निकाला जाएगा। यहां कहता है सिविल विषयों से संबंधित, सिविल कार्रवाई नहीं कहा, सिविल विषय कहा, ताकि यहां अनुच्छेद 133 में जिन मामलों में अपील का अधिकार मिले वो अपील का अधिकार विस्तृत हो जाए, उस पर सीमाएं आर्टिफिशियली ये अधिरोपित न हो पाए, इसलिए उन्होंने सिविल विषय इस शब्द का प्रयोग किया। और जब सिविल विषय इसका अध्ययन हम करना शुरू करते हैं तो बात बहुत आगे चली जाती है। सिविल कार्रवाई कहें तो स्थिति यह बनेगी कि जो मसला है सीपीसी ये सिविल कार्रवाइयों में उद्भूत होंगे यदि उनमें उस प्रकार का प्रश्न अंतर्ग्रस्त हो जाएगा जैसा प्रश्न अनुच्छेद 133 में अंतर्ग्रस्त होने की दशा में अपील प्रस्तुत करने का हक मिला है। केवल उन्हीं कार्रवाइयों में अपील प्रस्तुत हो पाएगी उच्चतम न्यायालय के समक्ष। लेकिन अगर सिविल विषय इस शब्द का प्रयोग हम कर लेंगे तो बात की परिधि ये बहुत आगे चली जाएगी, बहुत बढ़ जाएगी। सिविल विषय इसका मतलब यह हुआ कि कर्ज से संबंधित, अधिकारों की घोषणा से संबंधित, प्रास्थिति स्टेटस इसकी घोषणा से संबंधित, या एक लाइन में बोले तो जहां दांडिक अधिकारों का प्रश्न न हो वे सारे विषय सिविल विषय हो गए। बस प्रश्न दांडिक अधिकारों का न हो। और दांडिक अधिकार आपका क्या है? यदि आपने कोई अपराध नहीं किया तो आप पर दांडिक दायित्व तो नहीं होना चाहिए। ठीक, आपका दांडिक अधिकार सिर्फ इतना है। और अब तो इसको भी थोड़ा सीमित किया है, यदि आपने अपराध नहीं भी किया लेकिन ऐसा अंदेशा है कि आपके कार्यों से शांति भंग हो सकती है तो आपको प्रिवेंटिव डिटेंशन में भेज सकते हैं। लेकिन एक सामान्य डेफिनेशन यही है कि अगर आपने कोई अपराध नहीं कर रखा है, और अपराध किसी की मर्जी से नहीं होगा, अपराध डिफाइंड है, और इसीलिए अब सुप्रीम कोर्ट ने अभी एक याचिका स्वीकार की है विचार के लिए। उसमें प्रश्न ये, पुलिस का आरोप ये है कि इन लोगों ने एक विशेष धर्म स्थान में दूसरे धर्म के शब्द ये उच्चारित किए थे। जैसे कोई मंदिर में आकर अल्लाह अकबर कह दे या मस्जिद में जाकर राम राम जय श्री राम कह दे तो क्या ये अपराध है? भाई ये अपराध कैसे हो सकता है? तो इस प्रश्न को विचार के लिए स्वीकार किया, क्योंकि अपराध किसी की मर्जी पर नहीं होगा। अपराध की अपनी एक डेफिनेशन है, और वो कौन सा है? वो कार्य जो प्रतिषिद्ध हो और जिसके लिए दंड की व्यवस्था ये कानून ने की हो। क्योंकि अगर सिर्फ प्रतिषिद्ध है तो भी अपराध नहीं है, अगर प्रतिषिद्ध है तो अवैध है। अपराध तो तब बनेगा जब प्रतिषिद्ध और दंडनीय हो। जब तक दंडनीय नहीं तब तक अपराध नहीं। इनमें कौन से शब्द हैं जो प्रतिषिद्ध हैं या दंडनीय हैं? अब आप कहेंगे कि साहब उस कॉन्टेस्ट में इन शब्दों का उच्चारण उस जगह पर नहीं करना चाहिए था,
जिस जगह पर किया गया, तो कल को तो तुम इस बात से नाराज होना शुरू कर दोगे कि हम अपने घर में आरती क्यों कर रहे थे, या आप अपने घर में अजान क्यों पढ़ रहे थे। तो इसका तो कोई अर्थ नहीं हुआ। इसके लिए तो फिर डंडा होता है कि आप अनावश्यक अगर नाराज होगे तो फिर डंडा चलेगा। इसके लिए राजदंड ये होता है, आपको कुछ भी थोड़ा ना करने की इजाजत मिलेगी। तो चीजें बड़ी ठीक है। अपराध के लिए दांडिक दायित्व ये होता है। तो आपके दांडिक अधिकारों को छोड़ दें तो अन्य सारे विषय, सिविल विषय ये कहलाएंगे। जिसे आप ये सारे पढ़ते हैं, वहां भी ये सारे किससे संबंधित है? सिविल अधिकारों से। वहां जितनी कार्रवाइयां हैं वो सिविल अधिकारों के प्रवर्तन के लिए उपयोग की जा सकती हैं। और वहां कौन कौन सी ये सारे में कार्रवाइयां हो सकती? संविदाओं का विनिर्दिष्ट अनुपालन, चल और अचल संपत्तियों का प्रत्यावर्तन, प्रत्यावर्तन यानी रिस्टोरेशन, अंग्रेजी में उसे कहते हैं रिस्टोरेशन। रिस्टोरेशन मीनिंग देयर बाय हु इज authorized to hold them, who is authorized to possess them। ठीक है, उसको चीजें वापस किया जाना। तो चाहे चल संपत्ति हो और चाहे अचल संपत्ति हो। अचल संपत्ति के प्रत्यावर्तन के संबंध में जो धाराएं हैं वो 5 और 6, और जो चल संपत्ति के प्रत्यावर्तन से संबंधित धाराएं हैं वो कौन सी है? 7 और 8। उसके बाद कहता है संविदाओं का विनिर्दिष्ट अनुपालन, उसके अलावा लिखितों का रद्द करना, संविदाओं का रेक्टिफिकेशन, ठीक है, प्रास्थिति की घोषणा, घोषणात्मक ज्ञप्तियां और निवारक अनुतोष, ये सारे में मिलते हैं। और ये सारे सिविल कार्रवाइयों के माध्यम से मिलेंगे। ये सारे सिविल विषय माने गए। ऐसे सारे विषय जिनका संबंध दांडिक मामलों से नहीं है, ये सारे सिविल कहलाएंगे। इसलिए सिविल कार्रवाई शब्द नहीं है, सिविल विषय। इससे संबंधित मामलों में उच्चतम न्यायालय के समक्ष अपील जा सके, इसकी व्यवस्था अनुच्छेद 133 में हुई है। लेकिन हर ऐसे मामले में जिसमें मसला सिविल विषय से संबंधित है, उच्चतम न्यायालय के समक्ष अपील नहीं जाएगी, क्योंकि उसके लिए सीपीसी है। और सीपीसी कहती है सिर्फ 2 अपीलें हैं, एक धारा 96 में, ठीक है, और वो आपका जनरल राइट ऑफ सिविल, ठीक है, जनरल राइट ऑफ अपील है इन केस ऑफ सिविल प्रोसीडिंग। आदेश 41 पूरी व्यवस्था करता है और आप वहां जाइए। और अगर आपकी वाद की जो विषय वस्तु है उसका मूल्यांकन शायद 25 लिखा है, 25,000 शायद, जहां तक हमें याद पड़ता है उतना है, और उसमें कोई विधि का प्रश्न अंतर्निहित है, तो आप सेकंड अपील धारा 100 उसमें प्रस्तुत कर सकते हैं। और तब व्यवस्था कौन सी चलेगी? आदेश 42, क्योंकि आदेश 41 कहता है मूल डिग्रियों से अपील है, और आदेश 42 कहता है अपीलीय डिग्रियों से अपील है। ठीक है ना? तो आप देखते हैं वहां आदेश 43 शायद निर्धन व्यक्तियों के अपील है, और आदेश 44 आदेशों से अपील है, या विस वर्षा हो सकता है। जो हमने आदेश 44 में कहा वो 43 में हो, जो 43 में कहा वो 44 में हो, यह भी हो सकता है, क्योंकि बहुत दिनों से हमने सीपीसी पढ़ाई नहीं तो रिवाइज नहीं है, और इतनी गलती तो हो भी सकती है। इतना तो कष्ट आप लोग भी उठा ही लेंगे, ऐसी अपेक्षा की जा सकती है, ताकि आपको दिखाई दे जाए, क्योंकि बेयर में गलती संभव है। तो अगर सिविल कार्रवाई सिर्फ इसमें अपील का अधिकार मिलेगा तो यह बात छोटी हो जाएगी। इसलिए सिविल विषय कहता है आपका उच्च न्यायालयों से सिविल विषयों से संबंधित
अपीलों में उच्चतम न्यायालय की अपीलीय अधिकारिता, यानी उच्च न्यायालय के समक्ष कोई मसला चल रहा है और वो दांडिक नहीं है, बस इतनी बात, दांडिक नहीं है, और उस कार्रवाई में उच्च न्यायालय ने कोई निर्णय, डिग्री, अंतिमादेश ये पारित किया है, और उस कार्रवाई में उस प्रकार का प्रश्न अंतर्निहित है जिस प्रकार का प्रश्न अनुच्छेद 133 में बताया गया है। तो यदि उच्च न्यायालय प्रमाणित करे, क्योंकि फर्स्ट फिल्टर ये लगाना जरूरी है, क्योंकि आप सर्वोच्च फोरम के पास जा रहे हैं, वहां अधिकार के तौर पर आपको जाने या पहुंचने की इजाजत नहीं मिल सकती, क्योंकि वे महत्वपूर्ण लोग हैं और उन्हें बहुत सारे मामलों को सुनना है। इसलिए एक फिल्टर यह आना जरूरी है। हालांकि उस फिल्टर की जो स्थिति है वो ऐसी भी नहीं हो सकती कि स्वयं उस व्यक्ति पर जिसे उस फिल्टर से लाभान्वित होना है उसकी शक्तियों पर कोई विपरीत प्रभाव आए, यह भी नहीं हो सकता। तो ठीक है, उच्च न्यायालय एक फिल्टर लगा कि उच्च न्यायालय के समक्ष कोई कार्यवाही चल रही थी और वो कार्यवाही सिविल विषयों से संबंधित थी, यानी कार्यवाही स्वयं किस प्रकार की थी, रिट की थी, अनुच्छेद 226 के अंतर्गत चल रही थी। कार्यवाही की प्रकृति के बारे में उसने नहीं कहा, कार्यवाही की प्रकृति के बारे में एक शब्द भी अनुच्छेद 133 में नहीं है कि कार्यवाही किस प्रकार की हो। नो, इस पर कुछ नहीं कहा। कार्यवाही की विषय वस्तु, उसके आधार पर उच्चतम न्यायालय के समक्ष जाने का हक मिला है। कहता सिविल विषय, वो सिविल विषय किस कार्यवाही में उठा इससे मतलब नहीं है, वो रिट में उठा, वो सूट में उठा, ठीक है, वो किसी अन्य कार्यवाही में उठा, इससे लेना देना नहीं है। केवल जो विषय उस कार्यवाही में अंतर्ग्रस्त है, यानी जो कार्यवाही की विषय वस्तु है वो कैसी है, सिविल विषय से संबंधित है, उसका कोई संबंध दांडिक कार्यवाहियों से नहीं है। और उसमें सबस्टेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ ये अंतर्ग्रस्त है। और सिर्फ इतना ही नहीं, वो सबस्टेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ कैसा है, जनरल इंपॉर्टेंस का है, व्यापक महत्व का है, ठीक है, सबस्टेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ भी है, और वो सबस्टेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ कैसा है, व्यापक महत्व का है, उसकी इंपॉर्टेंस जनरल है, ये सारी विशेषताएं उसमें होनी चाहिए। केवल सबस्टेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ है, इससे कोई अर्थ नहीं होता। और सबस्टेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ, ये सबस्टेंशियल क्वेश्चन ये कौन सा माना जाता है, इस पर कल बात की थी हमने कि सबस्टेंशियल क्वेश्चन उसे माना जाएगा जिसमें स्वयं ये विशेषता मौजूद हो कि उसे डिसाइड किए बिना उस कार्यवाही का न्याय निर्णय असंभव हो जिसमें वो उठा है, क्योंकि सारभूत रूप से वो उसमें विद्यमान है। और सारभूत रूप उसी गुण को कहा जाता है जिस गुण के आधार पर कोई भी वस्तु किसी वस्तु के रूप में कैटेगराइज या श्रेणीबद्ध की जाती है। हमने कहा ना कि वो मां नहीं हो सकती जो प्रेम नहीं करती, वो पिता नहीं हो सकता जो संरक्षण नहीं करता, वो टीचर नहीं हो सकता जिसके पैर छू लेने की इच्छा ये मन में ना पैदा हो जाए, वो ही नहीं सकता, वो खुद को कुछ भी कहे। वो एडवोकेट नहीं है जिसे कानून जो ये नहीं बता सकता कि जो कुछ होगा वो क्यों होगा, जो कुछ क्या होगा ये तो कचहरी में काम करने वाले कर्मचारी ये बता देंगे कि ये होगा। अभी
लेकिन जो कुछ होगा वो क्यों होगा? कुछ सारभूत है जो किसी भी व्यक्ति में यदि है तो ही उसे कोई विशेष सामाजिक हैसियत ये मिलेगी, अन्यथा उसे कोई सामाजिक हैसियत हासिल नहीं हो सकती। हालांकि पिता माता ये सामाजिक हैसियतें नहीं हैं, ये तो प्रकृति प्रदत्त हैसियतें हैं, लेकिन फिर भी समाज ने पिता उसी को घोषित किया है जो संरक्षण करता है। इसलिए धर्म पिता इसकी अवधारणा है। ठीक है ना? अलग अलग अवधारणाएं हैं चीजों की। ठीक है, तो आपका हर चीज में कुछ न कुछ ऐसा है जिसके आधार पर ही प्रत्येक चीज को उस चीज के रूप में श्रेणीबद्ध किया गया है। और यह बात व्यक्तित्वों के बारे में भी सही है, पर्सनालिटीज के बारे में भी ठीक है। तो यहां भी कहता सारवान प्रश्न, सारवान प्रश्न। वो सारवान प्रश्न, इसका मतलब ये हो गया कि अगर उस प्रश्न को अनुत्तरित छोड़ दिया जाए तो फिर कुछ भी हो, उस कार्यवाही पर न्याय निर्णय संभव नहीं है। और सिर्फ उस प्रश्न को उत्तरित कर दिया जाए तो 90% समस्या का समाधान हो जाएगा। पिता काला है, गोरा है, इससे क्या फर्क पड़ता है? उसमें लाख बुराइयां हैं, शराब भी पी लेता है, कुछ गाली फाली भी बक देता है, लेकिन संरक्षण करता है। बस पिता है, और खाली यही हटा दीजिए, बाकी हाय भी कर लेता है, हेलो भी कर लेता है, मॉर्निंग सर भी कह देता है, क्या फर्क पड़ता है? कुछ भी तो नहीं है। यही हम बार बार कहा करते हैं, आप लेट कर पढ़ते हो, बैठ कर पढ़ते हो, उल्टे टंग कर पढ़ते हो, इससे फर्क नहीं पड़ता। ये आपकी स्वीट विल है, कैसे पढ़ोगे। पढ़ना ये सारवान है। जब हम एकेडमी में थे तो इस बात पर बड़ा जोर था कि टीचर को खड़े होकर पढ़ाना चाहिए। हम इस बात के बड़े विरोधी थे। अरे हमें उस स्थिति में पढ़ाना चाहिए जिसमें हम सहज रहें, और जब तक हम सहज नहीं है तब तक मेरे दिमाग में जो विचार चल रहे हैं वो हम आप तक कैसे पहुंचाएंगे? तो हम लेट के पढ़ा रहे, इसमें आपको क्या दिक्कत है? हम एक टांग खड़ा करके कोई आसन लगाकर पढ़ा रहे, इससे आपको क्या मतलब है? आपको पढ़ना है, बात खत्म है। प्रक्रिया महत्व की नहीं हो सकती। तो विधि का सारवान प्रश्न, सारवान प्रश्न का मतलब ये है, वही आप पढ़ा नहीं रहे, आपकी मुद्राएं बहुत अच्छी हैं, इससे क्या मतलब है? इसका तो कोई अर्थ नहीं हुआ। बस आप पढ़ा नहीं रहे, आप आए और बेयर पढ़कर सुना रहे हैं, मानो सामने वाले हिंदी और अंग्रेजी पढ़ नहीं सकते, तो उसका क्या लाभ? इससे बढ़िया छोड़ दीजिए, खुद भी सोइए, उन्हें भी सोने दीजिए, कम से कम शरीर फ्रेश रहेगा, इतना लाभ तो होगा। ये तो तुम थका रहे हो, उबा रहे हो, कोई मतलब नहीं है इसका। पढ़ाई का मतलब कुछ सारवान है, वो होना ही चाहिए, तभी संपूर्ण संव्यवहार को पढ़ाई का नाम दिया जा सकता है, अदरवाइज नहीं। और सबसे बड़ी दिक्कत समाज में यही है, इसी को पाखंड कहते हैं, इसी को नाटक कहते हैं, कि आप जो कुछ सारभूत है कुछ होने के लिए वो तो कर नहीं रहे, उस होने के साथ जो घटित होता है या उस होने को सुविधापूर्वक करने के लिए जो प्रक्रिया बनाई गई है वो कर रहे हो सिर्फ। तो इसी को नाटक या पाखंड कहा जाता है। तो विधि का सारवान प्रश्न, ये अगर अंतर्निहित है तो आपको सुप्रीम कोर्ट जाने का हक नहीं मिलेगा, क्योंकि हाई कोर्ट ये स्वयं में एक बड़ी प्राधिकारिता का न्यायालय है। उसने आखिर वो सारवान प्रश्न डिसाइड तो किया ही है, क्योंकि 133 में आप जिसके विरुद्ध जाओगे वो निर्णय है, डिग्री है।
तो जब निर्णय या डिग्री है तो डेफिनेटली वो डिसाइड तो हुआ ही है। तो अगर वो सारवान प्रश्न है तो डिसाइड हो चुका है, बात खत्म हो गई। लेकिन अगर सारवान प्रश्न, इसकी प्रकृति ऐसी है कि वो व्यापक महत्व का है और सारवान है और अब तक सुप्रीम कोर्ट से डिसाइडेड नहीं है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट से अगर डिसाइडेड है तो भी बात खत्म हो गई। अगर वे सिद्धांत डिसाइडेड हैं जिनके मुताबिक सारवान प्रश्न का उत्तर आएगा तो भी बात खत्म है। लेकिन अगर दोनों बातें नहीं है और जो सारवान प्रश्न को डिसाइड करने के लिए कानून है जिसके मुताबिक उच्च न्यायालय ने डिसाइड किया है, वो कानून स्वयं दो अर्थान्वयन, दो इंटरप्रिटेशन अनुमित करता है या फिर दो इंटरप्रिटेशन अनुमित नहीं करता, लेकिन उसको डिसाइड करना बेहद कठिन है, तो ठीक है डिसाइड जरूर कर दिया उच्च न्यायालय ने, लेकिन फिर भी राय ले ली जाए और राय अपेक्स कोर्ट की आनी चाहिए और उसके लिए अपेक्स कोर्ट के समक्ष मामला जाना चाहिए। इसलिए सर्टिफिकेट ये उच्च न्यायालय को जारी करने की सुविधा ये दी गई है। अब देखिए, चाहे 132 में अपील गई और चाहे अब 133 में जा रही है, वहां कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशन का सवाल था जिस पर विधि का सारवान प्रश्न ये निर्णीत होना था। यहां ऐसी बात नहीं है, लेकिन विधि के जिस सारवान प्रश्न को निर्णीत होना है वो व्यापक महत्व का है और इन्हीं दो बातों के कारण आपको उच्चतम न्यायालय तक जाने का हक मिला है। अब यह भी हो सकता है कि इन दो बातों के आधार पर आपको उच्चतम न्यायालय जाने का अवसर मिल गया, लेकिन नीचे गलत डिसाइडेड है। अन्य बातें भी हैं जो हाईकोर्ट ने गलत डिसाइड कर दी हैं। क्या ऐसे प्रश्न आपको उच्चतम न्यायालय के समक्ष उठाने की इजाजत मिलेगी जिनके संबंध में कोई सर्टिफिकेट नहीं दिया गया? उनके संबंध में सर्टिफिकेट थोड़ी मिला है, सर्टिफिकेट तो अन्य बातों के संबंध में जारी हुआ है। तो इस संबंध में कानून यह है कि एक बार अपील पहुंच गई सुप्रीम कोर्ट के समक्ष तो नॉर्मली वो उस अपील में तथ्य के प्रश्नों पर विचार नहीं करते हैं। हमने आपसे कहा था दो प्रकार के प्रश्न होते हैं, एक तथ्य का प्रश्न होता है, एक विधि का प्रश्न होता है। और तथ्य के प्रश्नों पर निर्धारण साक्ष्य की सहायता से होता है और साक्ष्य दो ही प्रकार का है, दस्तावेजी और मौखिक। और दोनों प्रकार का साक्ष्य कथन के रूप में होता है। जब कथन किसी लिखने योग्य पदार्थ पर अक्षरों, प्रतीकों, अंकों और चिन्हों की सहायता से लिख दिए जाते हैं तो वो दस्तावेज कहलाते हैं। और जब इस प्रक्रिया के बिना उन्हें न्यायालय की अनुमति से या न्यायालय द्वारा अपेक्षित किए जाने पर न्यायालय के समक्ष जांचाधीन विषय के संबंध में उच्चारित किया जाता है तो वे मौखिक कथन कहलाते हैं। तो साक्ष्य ये दो ही प्रकार का है। जब तथ्य का प्रश्न ये निर्धारित होगा तो साक्ष्य की सहायता से साक्षी जो बताएंगे उसके आधार पर निर्णित होगा कि ए ने बी की हत्या की या नहीं की, क्योंकि ए के द्वारा बी का उन परिस्थितियों में वध करना या मृत्यु पारित करना जो परिस्थितियां आईपीसी पुरानी वाली उसकी धारा 300 में बताई गई हैं, उसको हत्या का दोषी बना देंगी। तो इस प्रश्न का निर्धारण ये तो जो मौके पर लोग रहे होंगे उनके साक्ष्य के आधार पर ही हो सकता है। लेकिन किस न्यायालय को इसका विचारण करना चाहिए, सत्र न्यायालय को या मजिस्ट्रेट के न्यायालय को? यह प्रश्न तथ्य का नहीं है, यह विधि का है, यह कानून का है और इसके उत्तर के लिए किसी साक्षी के साक्ष्य की जरूरत नहीं है। तो जो विधि के प्रश्न होते हैं उन्हें निर्णित करने के लिए साक्ष्य की जरूरत नहीं होती।
और अपील डिसाइड करने का यह सामान्य नियम है कि विचारण न्यायालय इसने जो तथ्य के प्रश्नों पर राय दी है, जब तक बहुत गड़बड़ ना हो तब तक तथ्य के प्रश्नों पर उसी की राय को मानिए। कारण यह होता है कि जो विचारण न्यायालय है उसे साक्षियों को देखने की सुविधा यह उपलब्ध होती है और देखकर जाना जा सकता है कौन झूठ बोलता है, कौन सच बोलता है। बहुत चीजें देखकर जानी जा सकती है। इसलिए विचारण न्यायालय उसके निष्कर्षों को आसानी से पलटना नहीं चाहिए। हम ये नहीं कह रहे कि पलटना ही नहीं चाहिए, नहीं कह रहे, आसानी से पलटना नहीं चाहिए। और यहां तो एक विचारण न्यायालय और दूसरा अपीलेट कोर्ट, दोनों की राय तथ्य के प्रश्न पर आ चुकी होगी। जब मसला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचेगा तब तक तो उच्च न्यायालय की राय आ चुकी होगी और लोअर कोर्ट विचारण न्यायालय उसकी तो आ ही चुकी होगी। तो नॉर्मल रूल यह है कि जिन प्रश्नों के संबंध में आपको अनुमति मिली है सामान्यतः वे ही प्रश्न उठाए जाएंगे। लेकिन अगर तथ्य संबंधी निष्कर्ष बिल्कुल बिना एविडेंस के हैं या एविडेंस की जो व्याख्या की गई है वो विधि के स्थापित सिद्धांतों के इतने विरुद्ध है कि कोई स्वीकार नहीं कर सकता, या कोई एविडेंस पत्रावली पर है और उसको ठीक से महत्व और मूल्य यही नहीं दिया गया, तो फिर तथ्य के प्रश्नों पर भी हस्तक्षेप करने से उच्चतम न्यायालय को कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि दे आर हियरिंग द अपील। अपील किस कारण से उनके पास आ गई ये अब दीगर हो चुका है, ये अब सवाल ही नहीं रहा, क्योंकि जो रोक लगाई थी वो तो इसलिए लगाई थी कि वहां अंबार ना लगे, और अब तो हियरिंग शुरू हो गई। तो ऐसे प्रश्न जो तथ्य से संबंधित हैं सामान्यतः उन्हें नहीं सुना जाएगा, लेकिन अगर वो हस्तक्षेप की मांग करते हैं तो हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा, ऐसा भी कानून नहीं है। और इसीलिए हम कहते हैं कि कानून एक ऐसी चीज है जिसमें अंदाजा नहीं लग सकता, इसे पढ़ना ही होगा। ये या तो ये और या तो वो, ये नहीं होता, ये भी हो सकता है और वो भी हो सकता है। ये एप्लीकेशन ऑफ माइंड ये चाहता है, इसलिए सारी स्थितियों को समझना होगा। कोई ऐसा सवाल जिसे पहली बार उठना है, अब तक उठाया ही नहीं गया, क्या वो उठ सकता है सुप्रीम कोर्ट के समक्ष? ये भी इन्हीं मर्यादाओं के अधीन है। विधि का है तब तो उठ ही जाएगा, तथ्य का है तो देखा जाएगा कि क्या ऐसा है कि अगर तथ्य के इस प्रश्न को डिसाइड करें तो पूरा मामला ही पलट जाता है, तो डिसाइड होगा। शेष अधिकार के साथ आप इन प्रश्नों को नहीं उठा पाएंगे, अधिकार के साथ वही उठेंगे जिन पर अपील पहुंची है। और यहां कैसा प्रश्न? विधि का सारवान प्रश्न है और यह व्यापक महत्व का है। सारवान प्रश्न का मतलब यह हुआ कि उसके बिना अपील जो मामला था यह निर्णित हो ही नहीं सकता। और सारवान प्रश्न का, ठीक है, सिर्फ होना यही अपील का अधिकार नहीं देगा, वो व्यापक महत्व का होना चाहिए। पिछली बार जब हम पढ़ा रहे थे, जब बात कर रहे थे आपसे अनुच्छेद 133 पे, तो हमने कहा था कि मानिए अमुक संपत्ति वक्फ की है या वक्फ की नहीं है। इस प्रश्न को उच्च न्यायालय ने निर्णित किया और निर्णित करते समय प्रश्न यह उठा कि एक विधिमान्य वक्फ की क्या विशेषताएं होती हैं। ठीक है ना, एक विधिमान्य वक्फ की क्या विशेषता है, क्योंकि ऑब्जेक्टिवली डिसाइड करना पड़ेगा। जैसे वही कि क्या जन्म देने के कारण ही कोई मां हो जाएगी? अगर ऐसा है तो यशोदा तो मां का टाइटल कभी पाएंगे नहीं, क्योंकि जन्म तो देवकी ने दिया। ठीक है, तो ना, और जबकि टाइटल मिला है यशोदा को, तो इसका मतलब मां की कोई और डेफिनेशन भी संभव है।
धर्म पिता की अवधारणा खत्म हो जाएगी। ठीक है, दत्तक ये अवधारणा खत्म हो जाएगी। ठीक है ना। तो इसका मतलब यह है कि सभी संबंधों की कोई और व्याख्या ये करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं होगा कि साहब एक ही व्याख्या ये ले ली जाए। तो वक्फ आप कहते हैं दिस प्रॉपर्टी बिलोंग्स टू वक्फ, तो वक्फ की विशेषता क्या है? ये तो मुस्लिम लॉ के मुताबिक डिसाइड होगा। मुस्लिम लॉ में सुन्नतुल कौल सुन्नतुल फ़ैल, या तो कोई हदीस लाइए कि हजरत ने किस संपत्ति के बारे में वक्फ कहा, या तो ये लाइए। अगर आप ये नहीं ला सकते तो हजरत का कोई आचरण ये लाइए, और जो आप लाएंगे उसके संबंध में भी प्रामाणिकता से मिलना चाहिए कि वो हदीस कहां मिली, किसने कही। ठीक है ना, क्योंकि हदीसें वे भी हैं जो कंपेनियंस ने बताई, जिन्हें सहाबा कहा जाता है, वे उनके साथ रहे, तो वो सबसे प्रामाणिक हदीस हो सकती है। जो साथियों की हदीसें जो कंपेनियंस की हैं, ठीक है, और फिर कंपेनियंस के जो कंपेनियंस रहे ताबाइन, उनके द्वारा दी गई हदीस ये हो सकती है। तो अगर हम कंपेनियन की हदीस दे रहे हैं और ये ताबाइन की दे रहे हैं, और तुमने ताबाइन की मान ली, कंपेनियन की नहीं मानी, तो गलत है। यह हजरत ने किसी अवसर पर स्वयं कुछ कहा वक्फ के बारे में, तो फिर कंपेनियन भी नहीं, फिर तो वो हदीस मानी जाएगी। तो प्रोबेटिव वैल्यू, साक्षिक मूल्य, ये अलग अलग होगा। ठीक है ना। तो स्वयं एक विधिमान वक्फ की क्या विशेषता है, ये तो डिसाइड होने लायक है। और ये व्यापक महत्व का है, व्यापक महत्व का है, क्योंकि वक्फ एक विधिमान कब होता है, ये जम्मू कश्मीर में भी उठेगा, ये तमिलनाडु में भी उठेगा, ये यूपी में भी उठेगा, ये एमपी में भी उठेगा। और इस पर्टिकुलर मामले में विधि का सारवान प्रश्न उठ गया कि क्या ये वक्फ की संपत्ति है। हमने डिसाइड कर दिया यस है, और इसको डिसाइड करेंगे तो सबसे पहले हमें यह बताना पड़ेगा कि एक विधिमान वक्फ कौन सा होता है। हमने डिसाइड तो कर दिया, लेकिन यह व्यापक महत्व का सवाल है, व्यापक महत्व का। अब अगर एक विधिमान वक्फ का कौन सा होता है यह पूर्व से डिसाइड नहीं किया है उच्चतम न्यायालय ने, तो यह कठिन विधि प्रश्न है। ठीक है ना। अगर या तो वो सिद्धांत डिसाइड किए हो जिनके मुताबिक हमें वक्फ संपत्ति के संबंध में निर्णय लेना है, या ये इश्यू डिसाइड किया हो कि अमुक संपत्ति वक्फ की होती है, तो बात खत्म है। अदरवाइज ये विधि का प्रश्न है जो व्यापक महत्व का है, एंड इट मस्ट बी डिसाइडेड बाय द सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, इट इज अ फिट क्वेश्चन which should be, ठीक है, raised by the parties before the Supreme Court and it must be adjudicated by them। अगर ऐसी स्थितियां हैं तो मसला सिविल विषय से संबंधित हो गया, विधि का सारवान प्रश्न आ गया, और यह व्यापक महत्व का है। कानून में जितनी विशेषताएं लिखी हैं सब होनी चाहिए। सबसे बड़ी दिक्कत यही है, आप जब लॉ कॉलेजेस में थोड़ा सा बता देते हैं, थोड़ा सा कुछ आपने कुछ तो कुछ तो उन्हें भी पता होता है जो वाइवा ले रहे होते हैं, ये जो पूछ रहे होते हैं, बस वो इतनी तारीफें कर देते हैं आपकी, बाकी उन्हें भी नहीं मालूम होता, आपको भी नहीं उन्हें भी नहीं। तो उन्होंने कहा बहुत बेहतर, बहुत शानदार, बेहतरीन। भाई अब अगर मानिए कोई जानकार बैठा वो टोक दे कि भाई क्यों तारीफ कर रहे हैं, इनके दिमाग खराब हो जाएंगे, बताए तो इन्हें अधूरा है। अरे बच्चे हैं, ठीक है, ये वो इसलिए नहीं कह रहे कि आपके प्रति कोई दया का भाव है उनके मन में, नहीं, उन्हें खुद ही नहीं मालूम है।
तो इसलिए आपकी अज्ञानता को और बढ़ावा दे रहे हैं। आप सब हमें उत्तर देने की जरूरत नहीं है। जरा याद करिए, आज से पहले जितनी बार पूछा गया कि फंडामेंटल राइट का वायलेशन हुआ, सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा, आपने बड़े कूद कर उत्तर दिया कि 5 प्रकार की रिटें जारी कर सकता है। बस बेहतरीन, शानदार, बहुत अच्छे भाई, बिल्कुल सही। और कितना सही है ये, जरा अनुच्छेद 32 पढ़ लीजिए, ये कितना सही है आपका उत्तर। अनुच्छेद 32 बता देगा। वहां कहता है कि रिट, कोई भी रिट जिनके अंतर्गत 5 प्रकार की रिटें आती हैं, या कोई आदेश, कोई निर्देश, ये जारी कर सकते हैं फंडामेंटल राइट के प्रोटेक्शन के लिए। अब अगर उनसे पूछिए कि डीके बसु वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ठीक है ना, उससे पहले नंदिनी सतपथी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ठीक है, देयर आर सेवरल केसेस जिनमें उन्होंने निर्देश जारी किए हैं। निर्देश, अगर रिटें ही जारी कर सकते हैं और वो भी 5 ही प्रकार की, तो ये निर्देश क्या ऊपर से टपके? अगर आपने ये सवाल उठा दिया तो आप बदतमीज हैं, तो आप बदतमीज है, घोषित हो गए। ठीक है, ये चल रहा है हर जगह। ठीक है, तो कानून में जितना लिखा है सब पूरा होना चाहिए। वो कहता है विधि का प्रश्न, और वो भी कैसा, व्यापक महत्व का। खाली विधि का प्रश्न नहीं जाएगा अनुच्छेद 133 में। अब अगर जाना है, हम ये नहीं कह रहे कि अब रास्ता बंद है, जा सकते हैं आप, लेकिन जाइए 136 में। 136 एसएलपी फाइल करने का हक आपको देगा, वो भी अभी आएगा, उसमें जाइए। 133 में आप नहीं जाएंगे। आप कहें उच्च न्यायालय ने सर्टिफिकेट जारी कर दिया तो कर दे। हमने कहा आपसे कई बार कि न्यायालय की बात इसलिए मानी जाती क्योंकि वो कानून के मुताबिक बात कहता है। अगर वो भी कानून के मुताबिक बात नहीं कहेगा तो उसकी भी नहीं मानी जाएगी। यद्यपि ये कल्पना करना ही असंभव है कि वो कानून के मुताबिक बात नहीं कहेगा। जैसे ईश्वर के बारे में ये कल्पना ही करना कठिन है, हालांकि आप लोग करते हैं, क्योंकि अगर नहीं करते तो कुछ मांगते क्यों हैं? अगर आपके लिए उचित होगा, ठीक होगा, आप देने योग्य होंगे तो खुद ही दे देगा भाई, खुद ही ईश्वर आपको जो देना होगा दे देगा। तो उसकी इच्छा पर निर्भर क्यों है? आप कुछ मांग रहे हैं, इसका मतलब यह है कि आप खुद को ईश्वर से ज्यादा बुद्धिमान ये मान रहे हैं, ठीक है ना? तभी तो कुछ मांग रहे हैं, नहीं तो मांगने की जरूरत कहां है? आपके लिए जो ठीक है वो खुद देगा। आप कुछ मांग कर रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ कि आप खुद को ज्यादा बुद्धिमान मान रहे हैं, और ये भी मान रहे हैं कि आप ईश्वर से अलग हैं, आप ईश्वर के पुत्र नहीं हैं, क्योंकि कोई पिता अपने पुत्र के लिए अकल्याणकारी काम तो कर ही नहीं सकता, ये कॉन्सेप्शन के खिलाफ है। तो आप मांग क्यों रहे हैं? तो आप मानते वानते कुछ नहीं है, ठीक है? ये सब बेकार की बातें। तो इसलिए ठीक है, उच्च न्यायालय ने सर्टिफिकेट जारी कर दिया तो उच्च न्यायालय कुछ भी जारी कर देगा, तो इसके आधार पर सुनाई तो नहीं जाएगा, ठीक है? तो उच्चतम न्यायालय यह भी कह सकता है कि नहीं, ये सर्टिफिकेट गलत है, नहीं सुनेंगे, क्योंकि इसमें व्यापक महत्व का प्रश्न अंतर्वलित नहीं है। यद्यपि विधि का सारवान प्रश्न अंतर्वलित है, सारवान प्रश्न अंतर्वलित है, लेकिन वो सारवान प्रश्न व्यापक महत्व का हो ये नहीं। और जो विधि का सारवान प्रश्न व्यापक महत्व का हो तभी उठ सकता है, अदरवाइज नहीं। कानून में लिखे शब्दों को पूरा महत्व ये दिया जाएगा, उसमें कुछ भी कम या बढ़ नहीं हो सकता। अब देखें 133 क्या कहता है। भारत के राज्य क्षेत्र के किसी उच्च न्यायालय की सिविल कार्यवाही में दिए गए किसी निर्णय, डिग्री या अंतिम आदेश की अपील उच्चतम न्यायालय में होगी
यदि उच्च न्यायालय अनुच्छेद 134 का के अधीन प्रमाणित कर देता है कि उस मामले में विधि का व्यापक महत्व का कोई सारवान प्रश्न अंतर्वलित है और उच्च न्यायालय की राय में उस प्रश्न का अवधारण उच्चतम न्यायालय द्वारा आवश्यक है, यानी ठीक है, विधि का सारवान प्रश्न है, व्यापक महत्व का है, लेकिन उच्च न्यायालय की राय में उसका अवधारण उच्चतम न्यायालय द्वारा जरूरी नहीं है तो नहीं होगा। अब उच्चतम न्यायालय के द्वारा उसका अवधारण कब जरूरी नहीं होगा? भाई कब जरूरी नहीं होगा? जब विधि का प्रश्न भी है, सारवान भी है, व्यापक महत्व का भी है, तो ये तभी जरूरी नहीं होगा जब वो ऑलरेडी डिसाइडेड है, पहले से डिसाइडेड है, पहले से निर्णीत है, ठीक है ना, या उस प्रश्न के बारे में पक्षकारों के बीच कोई मतभेद ही नहीं है। विधि का सारवान प्रश्न है, व्यापक महत्व का है, दोनों पक्षकार इस बात से सहमत है कि नहीं विधिमान वक्त की यही विशेषताएं होती हैं, बात खत्म हो गई, ठीक है ना। तो व्यापक महत्व का है, सारवान प्रश्न है, लेकिन अपेक्स कोर्ट से डिसाइड कराने की क्या जरूरत? दोनों कॉन्टेस्ट कर रहे थे, अलग अलग बात कह रहे थे, सुप्रीम कोर्ट का कोई डिसीजन नहीं था, न वे सिद्धांत निर्धारित थे जिनके आधार पर उस प्रश्न का निर्णय होना चाहिए, और हमने डिसाइड किया। अब यह विधि का सारवान प्रश्न जो व्यापक महत्व का है, ऐसा सवाल बन गया है जिसका उच्चतम न्यायालय द्वारा विनिश्चय आवश्यक है, अब जाना चाहिए। ये सारी चीजें जब मिलेंगी और आप कहेंगे कि मार्जिनल नोट में भले ही कहा हो सिविल विषय, लेकिन नीचे सिविल कार्रवाई कहा है, ठीक है, तो जो इंटरप्रिटेशन के नियम हैं उनके मुताबिक जो कुछ अंदर कहा है वो यदि मार्जिनल नोट के अंतर्गत आ सकता है तो मार्जिनल नोट को प्रभाव दिया जाता है, ठीक है ना। सिविल विषय मार्जिनल नोट में है, उसकी व्याख्या करते हुए सिविल कार्रवाई शब्द का प्रयोग किया गया है, ठीक है। या तो कुछ ऐसा होता जो सिविल विषय के अंतर्गत आता ही ना किसी सूरत, तब बात अलग हो जाती है, तब हम मार्जिनल नोट को लागू नहीं करते हैं, लेकिन यहां सिविल कार्रवाई सिविल विषय के अंतर्गत आ जाएगी, इसलिए सिविल कार्रवाई के अलावा सिविल विषय, इसी शब्द को जितना प्रभाव दिया जा सकता है उतना मैक्सिमम प्रभाव देंगे, ठीक है ना। आगे कहता है अनुच्छेद 132 में किसी बात के होते हुए भी उच्चतम न्यायालय में खंड 1 के अधीन अपील करने वाला कोई पक्षकार ऐसी अपील के आधारों में यह आधार भी बता सकेगा कि संविधान के निर्वचन के बारे में विधि के किसी सारवान प्रश्न का विनिश्चय गलत किया गया है, जिसे अपील का अधिकार मिला वही जब अपील प्रस्तुत करेगा सुप्रीम कोर्ट के समक्ष, तो मान लीजिए उस मामले में दो प्रश्न अंतर्वलित थे, एक संविधान के निर्वचन से संबंधित था, दूसरा सारवान प्रश्न था जो व्यापक महत्व का था, वो विधि भी निर्धारित थी जिसके आधार पर उस कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशन से संबंधित सवाल को निर्णित करना था। उच्च न्यायालय ने निर्णित किया भी, लेकिन ये व्यक्ति जो अब पहुंच गया है सुप्रीम कोर्ट, ये भी कह सकेगा अनुच्छेद 132(1) में किसी बात के होते हुए नॉन अबस्टेंट क्लॉज, इसके साथ ये बात शुरू हो रही, नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंड इन आर्टिकल 132 सबसेक्शन 1, इस टाइप की भाषा का प्रयोग है, यानी 132 को ओवरराइड कर दिया इस सेक्शन ने, और जो ओवरराइड किया है तो फिर इसकी बात देखी जाएगी। और यहां यह कहा कि जब पहुंच ही गए वहां, तो यह पक्षकार यह सवाल भी उठा सकेगा कि इसमें कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशन का भी प्रश्न अंतर्वलित था और उसको भी इन्होंने गलत डिसाइड किया है। ये तो है ही है, लेकिन वो भी गलत डिसाइड हुआ। उस संबंध में आप ये नहीं कहेंगे कि हाई कोर्ट ने जो सर्टिफिकेट जारी किया वो अनुच्छेद 132(1) में चूंकि जारी नहीं किया है, इसलिए आप 133(1) की बात करिए, 132(1) की मत करिए। ये न कहा जा सके
इसके लिए 133 सबसेक्शन 2 बना दिया और जो शब्दावली रखी वो क्या रखी कि 132(1) में किसी बात के होते हुए, ठीक है, कुछ भी लिखा है वहां, उसे प्रभाव नहीं दिया जाएगा इस संबंध में, ठीक है ना। तो अनफेटर्ड शक्ति उच्चतम न्यायालय को मिली है। तीसरा, इस अनुच्छेद में किसी बात के होते हुए भी उच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश के निर्णय, डिग्री या अंतिम आदेश की अपील उच्चतम न्यायालय में तब तक नहीं होगी जब तक संसद विधि द्वारा अन्यथा उपबंध न करे। सिंगल जज हाईकोर्ट में डिसाइड कर रहा है, यद्यपि उच्चतम न्यायालय में मिनिमम बेंच 2 की ही होगी। कहां लिखा है, अभी पढ़ेंगे हम लोग, 145 संभवता है अनुच्छेद, उसमें लिखा है कि मिनिमम जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच होगी 5 की और मिनिमम जो सामान्य बेंच होगी वो 2 की, लेकिन उच्च न्यायालय में 1 की भी हो सकती है। तो अगर संसद विधि बनाकर अन्यथा उपबंध कर दे तो बात अलग, अन्यथा सिंगल जज की अपील चूंकि डबल बेंच में हो जाती है हाई कोर्ट में ही, तो सीधे उच्चतम न्यायालय में नहीं आएगी, भले ही उसमें विधि का कोई प्रश्न जो व्यापक महत्व का है और जो स्वयं में सारवान प्रश्न है ये अंतर्निहित हो तो भी, इस अनुच्छेद में किसी बात के होते हुए भी, और चाहे उच्च न्यायालय ने सर्टिफिकेट भी जारी कर दिया हो तो भी नहीं। अब संसद ने विधि बनाकर अन्यथा उपबंध किया है या नहीं किया ये हमें नहीं जानकारी है, इसलिए इस संबंध में हम नहीं बता सकते कि सिंगल जज से होगी आज की डेट पर या नहीं होगी। अगर कर दिया है तो हो जाएगी, नहीं किया है तो नहीं होगी। ये 133। 132 में कार्रवाई की प्रकृति पर विचार किए बिना कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशन के सवाल वहां तक जाएं, इसकी व्यवस्था। 133 में सिविल कार्रवाई है और विधि का सारवान ऐसा प्रश्न जो व्यापक महत्व का है ये वहां पहुंच रहा है। अब 134 में दंडिक मामलों में अपील, ठीक है ना, इसे देखेंगे। 134 शुरू करें तो 2 बातें सबसे पहले समझ लेनी जरूरी है। आपसे 134 के बारे में जो पूछा जाता है कि 134 1A और 134 1B और 134 1C, इसके बीच अंतर क्या है। आपसे यह भी पूछा जाता है कि 134 1A और B, इसमें जो अपील जाएगी उस अपील की प्रकृति कैसी है, और 134 1C इसमें जो अपील जाएगी इसकी प्रकृति कैसी है। तो 1A और 1B इनकी भाषा को देखें, ज्यादा ठीक है पढ़ने की जरूरत नहीं, आप केवल ए सबसेक्शन को देखें। क्या कहता है, उस उच्च न्यायालय में ने अपील में किसी अभियुक्त व्यक्ति की दोष मुक्ति के आदेश को उलट दिया है और उसको मृत्यु दंडादेश दिया है, या उस उच्च न्यायालय ने अपने प्राधिकार के अधीनस्थ किसी मामले को विचारण के लिए अपने पास मंगा लिया है और ऐसे विचारण में अभियुक्त व्यक्ति को सिद्ध दोष ठहराया है और उसको मृत्यु दंडादेश दिया है। ये तो हो गई ए और बी। अब जरा सी को देख लेते हैं। कहता है या वह उच्च न्यायालय अनुच्छेद 134 का के अधीन प्रमाणित कर देता है, बस यहीं तक। इसका मतलब अनुच्छेद 134 1A और 1B अधिकार के तौर पर आपको उच्चतम न्यायालय के समक्ष अपील प्रस्तुत करने का हक देता है, मना ही नहीं किया जा सकता। यह अधिकार ठीक वैसा है जैसा सीपीसी और सीआरपीसी आपको दे रही हैं, जबकि 134 1C शर्त आ गई है, यदि उच्च न्यायालय यह प्रमाणित कर देता है। क्या प्रमाणित कर देता है, बात खत्म है, आगे देख लेंगे। लेकिन पहला अंतर यहीं आ गया। 134 1A और 1B, इसमें एज मैटर ऑफ राइट यू कैन मूव बिफोर द सुप्रीम कोर्ट, एनी वन कैन नॉट डिनाई, एनी वन मीनिंग देयर बाय, ठीक है, द सुप्रीम कोर्ट
इज ऑल्सो इंक्लूडेड इन दिस टर्म एनीवन। सुप्रीम कोर्ट भी नहीं मना कर सकता, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का नहीं है, वहां बैठे हुए न्यायाधीशों का नहीं है। सुप्रीम कोर्ट किसका है? भारत का। किसने बनाया? भारत के संविधान ने। भारत का एक उच्चतम न्यायालय होगा। चीफ जस्टिस का हम नहीं सुनेंगे तो चीफ जस्टिस नहीं रहेंगे, सुनना तो पड़ेगा। छोड़ दो, मत रहो, तुम सुनो कैसे नहीं। और यही बात कानून की शिक्षा हासिल करके भी अगर आपको नहीं पता लगी तो आप एक आम आदमी से बेहतर कभी नहीं हुए। वो भी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को जाने क्या मान रहा है, और आप भी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को सिर्फ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया मानने के अलावा भी जाने क्या क्या मान रहे हैं। मानना सिर्फ उतना ही चाहिए जितना है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इसलिए हैं क्योंकि वे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के ऊपर अधिरोपित कर्तव्यों का पालन कर रहे हैं और उनको दी गई शक्तियों का उपयोग कर रहे हैं, बस। तो अगर ये कहता है कि 134 1A और 1B में एज अ मैटर ऑफ राइट आदमी जाएगा, तो हाउ कैन यू डिनाई? आप कैसे मना कर लेंगे? लेकिन 134 1C में आपका अधिकार वैसा नहीं है। आप जिस अनुच्छेद की दम पर, या यूं कहें आप जिस संविधान के दम पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हो, स्वयं वही संविधान 134 1A और 1B में भारत के एक आम नागरिक को कुछ हक दे रहा है। तो अगर आप इस संविधान के अनुच्छेदों द्वारा मिली शक्ति का उपयोग करके चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हो सकते हो, तो भारत का आम नागरिक उस शक्ति का उपयोग क्यों नहीं करेगा जो उसे भी इसी संविधान के उपबंधों से प्राप्त हुई है? क्यों नहीं होगा? ठीक है। और यही वो चीज है जो एक एडवोकेट को एडवोकेट बनाती है, जो खड़े होकर अधिकार से कहता है कि करो क्यों नहीं, सुनो क्यों नहीं, बताओ। ठीक है। इसीलिए कहा जाता है वो सबसे निर्भीक लोग हैं जो एडवोकेट हैं। वो बड़ी स्पष्टता के साथ ये बात कहते हैं खड़े होकर कोर्ट में, इसीलिए वो महत्व के लोग हैं। ठीक है। तो आप 134 1A देखें क्या कहता है। वन, सबसे पहले देखते हैं, भारत के राज्य क्षेत्र में किसी उच्च न्यायालय की दांडिक कार्यवाही में दिए गए किसी निर्णय, अंतिम आदेश या दंडादेश की अपील। निर्णय, अंतिम आदेश या दंडादेश। ठीक है। दंडादेश यानी आप जानते हैं सेंटेंस जो अवार्ड हुआ। निर्णय ये भी हो सकता है कि साहब आपको दोष सिद्ध कर दिया गया या कुछ और किया गया। आदेश, अमुक संपत्ति उन्हें दे दी जाए, अमुक संपत्ति उन्हें दे दी जाए, इस ढंग के भी हो सकते हैं। निर्णय, आदेश या दंडादेश, कुछ भी हो, उसकी अपील उच्चतम न्यायालय में हो सकेगी यदि निम्न 3 स्थितियों में से कोई एक स्थिति मौजूद है। पहली स्थिति क्या है? उस उच्च न्यायालय ने अपील में किसी अभियुक्त व्यक्ति की दोष मुक्ति के आदेश को उलट दिया है और उसको मृत्यु दंडादेश दिया है। खाली इतनी ही बात नहीं है कि ट्रायल कोर्ट ने उसे छोड़ा था, ट्रायल कोर्ट ने अभियुक्त को छोड़ दिया था और दोष मुक्ति के आदेश को उलट दिया है उच्च न्यायालय ने। सिर्फ इतना नहीं है, बल्कि मैक्सिमम पेनल्टी जो हो सकती है मृत्यु दंडादेश, वो दे दिया। तो ट्रायल कोर्ट इतना भी बेवकूफ होगा, ठीक है, या बेवकूफ शब्द का प्रयोग खैर कोर्ट के संबंध में नहीं करना चाहिए, थोड़ा डिग्रेडिंग शब्द है, ठीक है, अच्छा नहीं है। लेकिन यह कहें कि लोअर कोर्ट ने इतनी भी लापरवाही से काम किया होगा कि जहां मृत्युदंड मिलना चाहिए वहां उसको छोड़ दिया हो, ये थोड़ा मतलब कठिन सा लगता है विश्वास करने में। मृत्युदंडादेश, अच्छा, और अगर एग्जीक्यूट हो गया, यह भी हो सकता है कि वाकई किया हो, हाईकोर्ट ने ठीक किया हो, लेकिन फिर भी मैक्सिमम पेनल्टी अगर आप किसी को दे रहे हैं तो जितना बड़ा दंड होता है उतनी ही सावधानी से दिए जाने की जरूरत भी होती है।
तो इसलिए ऐसी दशाओं में एज अ मैटर ऑफ राइट वहां जाने का हक मिलना चाहिए। और उसका क्या किया है हाईकोर्ट ने, दोष मुक्ति के आदेश को उलट दिया है। अब दोष मुक्ति का आदेश ये क्या है, इसकी भी व्याख्या हुई है। असल में है क्या, कानून जब तक सर्वांग न पढ़ लिया जाए तब तक बात नहीं बनती है। सदोष मानववध एक बात है, लेकिन सदोष मानववध हत्या भी हो जाए ये अलग बात है। सदोष मानववध ऐसा भी हो सकता है जो सदोष तो है किंतु हत्या नहीं, वो लापरवाही का परिणाम है। अब जिसने लापरवाही से मानव मृत्यु कारित की है उसमें, और जिसने ऐसा काम किया है जिसमें उसे जानकारी थी कि मानव मृत्यु हो सकती है, लेकिन मानव मृत्यु कारित करने के आशय के बिना उसने मानव मृत्यु कारित की है इसमें, और जिसने ये जान करके हम इनकी मृत्यु कारित करेंगे इस आशय के साथ मृत्यु कारित की है इसमें, और जिसने सिर्फ कुछ पैसे दहेज में मिल जाएं इसके लिए मानव मृत्यु कारित किए इसमें, और जिसने फिरौती हमें मिले इसके लिए न सिर्फ व्यक्ति का विपरण किया बल्कि उसकी मृत्यु भी कारित कर दी, इसमें जमीन आसमान के फर्क है। और इन सारे व्यक्तियों ने मानव मृत्यु कारित किया और ये सारी मानव मृत्यु सदोष है, इन्हें निर्दोष नहीं कह सकते, ठीक है, सारी सदोष हैं। लेकिन फिर भी अगर एक लाठी से हक दिया, सबको एक बराबर दंड दे दिया तो गड़बड़ हो जाएगी। जिसने लापरवाही से कारित किया उसे कम, जिसने ज्ञान के साथ की मृत्यु हो सकती है फिर भी जानबूझकर ऐसा काम किया, गड्ढा खोद दिया सड़क पे, आपकी इच्छा थोड़ी कोई मर जाए, लेकिन खीसे फैला रहे हैं खड़े, ठीक है, केले छिलका डाल दिया, पता है कोई रपट जाएगा, टांग टूट जाएगी, लेकिन टांग तोड़ने की इच्छा नहीं है, लेकिन खीसे तो फैला रहे हो, जानकारी तो है इसमें, और जितने जानबूझकर टांग तोड़ी इसमें अगर एक बराबर दंड मिले तो ये न्याय नहीं अन्याय है। इसलिए सदोष मानववध को कैटेगराइज करता है। उपेक्षा और उतावलेपन से अगर काम किया जाए फिर मानव मृत्यु हो 304A, पुरानी आईपीसी कोड कर रहा हूं। दहेज के लिए मानव मृत्यु कारित की जाए 304B, ठीक है, आपका ऐसा मानववध जो हत्या नहीं है तो आजीवन कारावास या 10 साल का कारावास, और जानकारी और आशय वो भी इतना ज्यादा कि हर कीमत पर मानव मृत्यु लगभग हो ही जाएगी, तो फिर हत्या और सर्वोच्च दंड मृत्युदंड। अब ट्रायल कोर्ट ने दोषी माना था किंतु 304 का, आरोप किसका था, 302 का, पुरानी आईपीसी के सेक्शन कोड कर रहा हूं। और आपको याद होगा सीआरपीसी बताई थी हमने, तो एक सेक्शन बताया था 222, उसमें कहा था कि यदि बड़े अपराध का आरोप आप पर है और एक छोटा किंतु पूरा अपराध साबित हुआ है तो भले ही इस छोटे अपराध के लिए आप पर कोई आरोप नहीं लगाया गया था फिर भी आपकी दोष सिद्धि इस छोटे अपराध के लिए हो सकती है। अब अगर छोटे अपराध के लिए दोष सिद्धि हुई तो बड़े अपराध से तो दोष मुक्ति हुई, ठीक है, यह भी तो कहा जा सकता है कि बड़े अपराध से दोष मुक्ति हुई है, छोटे अपराध में दोष सिद्धि हुई, अलग बात है। अब अगर हाई कोर्ट इस आदेश को उल्टे तो कहा तो यह भी जा सकता है कि दोष मुक्ति के आदेश को उलट दिया, यह कहा जा सकता है, ठीक है, दोष मुक्ति के आदेश को उल्टा है। और अगर मृत्युदंड भी दे दे हाई कोर्ट तो न सिर्फ दोष मुक्ति के आदेश को उल्टा है बल्कि मृत्युदंड यह भी दे दिया है। अब चूंकि मामला मृत्युदंड का है तो इसके मैक्सिमम शब्द जितने फैल सकते हैं उतना फैलाया जाना चाहिए, और यहां दोष मुक्ति इन्हीं अर्थों में ली गई है कि अगर विचार न्यायालय ने छोटे अपराध में दोष सिद्ध भी किया था और हाई कोर्ट ने बड़े अपराध में दोष सिद्ध करते हुए
मृत्युदंड दे दिया तो भी एज ए मैटर ऑफ राइट अपील जाएगी, कहीं कोई रोक नहीं, स्वयं सुप्रीम कोर्ट नहीं मना कर सकता। और तीसरा आपका कहता है वह उच्च न्यायालय अनुच्छेद 134 का के अधीन प्रमाणित कर देता है कि मामला उच्चतम न्यायालय में अपील किए जाने योग्य है। क्यों योग्य है, इससे मतलब नहीं, मामला उच्चतम न्यायालय में अपील किए जाने योग्य है। हाई कोर्ट को कोई ऐसी बात नजर आई है उसमें, वो बात कुछ भी हो सकती है कि ट्रायल कोर्ट ने बिल्कुल ऐसा साक्ष्य ले लिया जो उच्च न्यायालय की राय में अनएडमिसेबल है, ठीक है ना। लेकिन इतना कठिन है मामला कि एडमिसिबल करें, अनएडमिसिबल करें, क्या करें क्या ना करें, इस विषय पर निर्णय तो दे दिया, लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट कहा जाए तो बेहतर है। किन्हीं भी कारणों से उन्हें लगता है कि वहां जाना चाहिए तो फिर जाएगा, इफ दे विल सर्टिफाई, ठीक है। तो 134(1)(c) एज अ राइट नहीं जाओगे, लेकिन 134(1)(a) और B एज अ राइट जाओगे, और यही पूछा जाएगा प्री में, ठीक है। परंतु उपखंड गा के अधीन अपील ऐसे उपबंधों के अधीन रहते हुए होगी जो अनुच्छेद 145 के खंड 1 के अधीन इस निमित्त बनाए जाएं, और ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए होगी जो उच्च न्यायालय नियत या अपेक्षित करे, ठीक है। 145 सबसेक्शन 1 में मान लीजिए ये बनी हुई है कि आप हमारे यहाँ अपील प्रस्तुत करोगे तो ऐसे ऐसे लिखोगे, ऐसे ऐसे करोगे, तो वो जो नियम बनाएंगे 145 में उन सबका पालन आपको करना होगा। या उच्च न्यायालय ने कोई अपेक्षा की कि सबसे पहले आप सरेंडर करेंगे, जेल जाएंगे और जेल से अपील करेंगे आप, ठीक है, तो ये उन्हीं अपेक्षाओं के अधीन होगी। तो ये कोई ऐसी बात नहीं है जो बहुत, ठीक है, व्याख्या की मांग करती हो। संसद विधि द्वारा उच्चतम न्यायालय को भारत के राज्य क्षेत्र के किसी उच्च न्यायालय की दांडिक कार्यवाही में दिए गए किसी निर्णय, अंतिम आदेश या दंडादेश की अपील ऐसी शर्तों और परिसीमाओं के अधीन रहते हुए जो ऐसी विधि में विनिर्दिष्ट की जाए, ग्रहण करने और सुनने की असीमित वो अतिरिक्त शक्ति दे सकती है। यानी 134(1)(a), B और C ये तो स्वयं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने दे दी। इसके अलावा भी संसद दांडिक मामलों में अपील सुनने के लिए किसी भी मामले को सुप्रीम कोर्ट के अधिकार क्षेत्र में ला सकती है, और यह भी कर सकती है कि अगर इस मामले में ये शर्तें पूरी हों तभी उनके समक्ष अपील की जा सकेगी, और उन्होंने किया था। सीआरपीसी में 379 थी, उसमें क्या कहा उन्होंने, 10 वर्ष तक की सजा अगर उच्च न्यायालय ने कर दी है ट्रायल कोर्ट को अपनी असाधारण दांडिक अधिकारिता में, ठीक है, ट्रायल कोर्ट के समक्ष चल रहे मामले को अपने समक्ष मंगा लिया और अपनी असाधारण दांडिक अधिकारिता में न सिर्फ उसे सुना बल्कि 10 साल या उससे ज्यादा का दंडादेश दे दिया। मृत्युदंड नहीं दिया, ऊपर मृत्युदंड है 134(1)(a) में भी और B में भी, जबकि 379 सीआरपीसी में 10 वर्ष या उससे ज्यादा, आजीवन कारावास और मृत्युदंड वहां भी लिखा था, यहां आजीवन कारावास भी नहीं लिखा है, यहां केवल मृत्युदंड है, ठीक है। तो संसद ने ऐसी विधियां बनाई भी हैं कि वो उनके अपीलेट, क्रिमिनल अपीलेट जुरिडिक्शन को इनलार्ज करते हैं। तो अगर ऐसा है तो हो जाएगा, अन्यथा नहीं। ये आपका अपील है, लेकिन चाहे 132 की अपील हो, चाहे 133 की हो, चाहे 134 की, इसके लिए सर्टिफिकेट चाहिए। और सर्टिफिकेट कहां जारी होता है, 134(1)(a), 134(1)(a) कहेगा, 134(a) इसमें जारी होता है। तो 134(a) और 136 इस पर बात कल करेंगे, देखेंगे।